मार्बल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आते हैं अपनी जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, जर्नल तो हमने बहुत बातें कर ली हैं और मुझे अच्छा भी लगा आप लोगों से काफ़ी रिस्पांस मुझे पॉजिटिव मिला है। मीन्स काफ़ी लड़के मैंने देखे हैं जो इंटरेस्टिंग है, इस बारे में बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। ठीक है, उनके इश्यूज़ वगैरह हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था, ब्रिक्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इंशाल्लाह इसको हम आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इसकी जर्नल टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स को देखा था। ठीक है ना। तो जो मेन 3 चीज़ें हमारी रह गई थी, उसमें ये आज हम पढ़ेंगे कि क्वालिटी क्या अच्छी ब्रिक्स की हैं। पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ़र्स्ट क्लास ब्रिक्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, सेकंड क्लास की क्या हैं, थर्ड क्लास की क्या हैं। ठीक है ना। तो सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा उसको जर्नली डिस्कस करना है। ठीक है, वहाँ पे तो हमने उन क्वालिटीज़ को देखते हुए उसको कैटेगराइज़ किया था। ठीक है, हमने क्वालिटी देखी थी कि एक क्वालिटी फॉर एग्जांपल अगर उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी है तो हमने उसको फ़र्स्ट क्लास में डाल दिया। अगर उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो वीक है, ठीक है, तो उसको हमने सेकंड क्लास में डाल दिया। अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमने उसको फ़र्स्ट क्लास में डाल दिया। तो मीन्स उस क्वालिटीज़ के बेस पे हमने जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे हम एज अ होल जर्नली देखेंगे कि अगर हमारे पास जर्नली एक ब्रिक आए तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट होगा। देन उसके बाद जो है सेकंड जो होगा, इसमें ये हम देखेंगे कि जो हमारे पास ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, इसकी इन्हीं क्वालिटीज़ को देखने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट इसके ऊपर लैब्स में करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हम इस ब्रिक के ऊपर करेंगे तो हमें इसकी जो है गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी या इसके बारे में, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद होता है इसकी हेल्थ कह रहा हूँ मैं, इसकी जो है स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पता चलेगा। ये इसकी फ़िज़िकल क्वालिटी होती है या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप जो है हम इसको देखेंगे। हमज़ा कह रहा है साउंड इशू आ रहा है, बाकियों को तो आई थिंक क्लियर है यार। जिसको साउंड इशू होता है वो पहले थोड़ी अपनी लोकेशन चेंज कर लिया करे, थोड़ा सा मूव करा करे। अगर फिर भी सही ना हो तो फिर यहाँ पे बताया करे। ठीक है ना। तो थर्ड जो है, अहमद वॉइस ऑफ करो यार। सलीम, स्लाइड्स तो सबको नज़र आ रही हैं। सब बाकियों को भी इशू है स्लाइड का। गुड है यार, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है हम इन टेस्ट के बारे में, ठीक है। एंड थर्ड जो है, थर्ड में हम आएंगे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क से मुराद कहीं पे आप दीवार बना रहे हो, ईंटों का काम कर रहे हो, इसको हम ब्रिक वर्क कहते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितने सिंपल वर्ड्स में हो चुके मैं इसको, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद जो है जो हमारे पास ब्रिक वर्क हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ईंटें लग रही होती हैं, तो वो किस तरीके से, किस स्टाइल में लग रही होती हैं। ठीक है, इस स्टाइल को हम बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, कहीं पे आप अक्सर देखते हो, हमारे पास तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास अगर नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट हो जिसने साइट पे एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जो है डबल डबल ईंटें लगाई जाती हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। या अगर जो है आपके पास जो कम है तो वहाँ पे सिंगल ईंटें लगाई जाती हैं, मीन्स सिंगल दीवार, जिसको हम 4.5 कहते हैं इन शॉर्ट, जो हमारे पास टेक्निकल जो वर्ड्स वगैरह हैं। ठीक है, अच्छा मैं रीसेट कर देता हूँ यार, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं स्लाइड्स रीसेट कर देता हूँ। अभी ठीक है। मैंने रीसेट कर दिया। ओके, अच्छा। तो इसमें इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, कि कौन से स्टाइल से जो है आपने ये ब्रिक्स लगाई हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि नॉर्मली अगर हम थ्रू प्रॉपर स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है, थ्रू प्रॉपर स्टैंडर्ड की हम बात करें तो उसमें फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे पास आते हैं कि जो हमें बताते हैं कि आपने कौन से स्टाइल में ब्रिक लगानी है। इसमें फिर हम ब्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स को भी देखेंगे। ब्रिक के फॉर एग्जांपल वन साइड जो है, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मली पाकिस्तान में जो ब्रिक होती है उसकी आप अगर लंबाई या लेंथ की बात करें तो वो 9 इंचज़ होती है, और अगर उसकी आप थिकनेस की बात करें तो वो 3 होती है, और अगर आप उसकी हाइट की बात करें तो वो 4.5 4.5 इंच होती है। ठीक है ना।
तो उसकी जो आपके पास सबसे लंबाई वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर की जो सरफेस होती है, जब आप ज़मीन के ऊपर ईंट रखते हो तो जो आपको ऊपर का हिस्सा नज़र आता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल नाम इसका क्या है। या उसकी साइड का जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो शॉर्टर साइड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे, ठीक हो गया। तो क्लियर है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकल जर्नल आइडिया क्लियर हो गया कि आज की क्लास में क्या चलेगा, ठीक हो गया। तो चलते हैं आगे। यार जिनको ये साउंड स्लाइड्स और ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़े अपने कनेक्शंस देखें, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये मसले नहीं हैं। अच्छा, तो आगे चलते अब आ जाते हैं क्वालिटीज़ की तरफ। पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो गुड क्वालिटी ब्रेक्स होती हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो अच्छी हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो सेम वही बातें कि जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी की ब्रेक है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका जो कलर है, ठीक है, वो रेड होना चाहिए, ठीक है। रेड से मुराद ये होता है कि उसकी बर्निंग अच्छे तरीके से हुई है। अगर एक ब्रिक है, जिस तरह हमने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था कि जो लास्ट पार्ट होता है उसमें हम भट्टी के अंदर जो ईंट को पकाते हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से बर्न हुई है, मीन्स उसके अंदर जो है मॉइस्चर जो था, नमी जो थी वो खुश्क हुई है तो और उसका यही रीज़न होती है कि उसका कलर फिर रेड आता है। अगर उसका कलर रेड नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी बर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हुई है और उसके अंदर की जो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उस ईंट को तोड़ के अंदर से देखें तो उसका कलर डिफरेंट होगा, वो सही तरीके से मीन्स पकाई नहीं गई होती, बर्न नहीं की गई होती, ठीक है। तो कलर से हमें ये क्वालिटी पता चलती है। सेकेंड जो है, इसमें ये होना चाहिए कि उसके क्रैक्स नहीं होने चाहिए जो अच्छी ब्रिक्स है, ठीक है। उसकी सरफेस पे किसी भी किस्म के, उसकी जो सतह होती है किसी भी किस्म के उसके ऊपर क्रैक नहीं आने चाहिए, दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्वालिटी ये है कि जब आप दो ब्रिक्स को आपस में स्ट्राइक करें, ठीक है, दो ईंटों को जब आप जो है आपस में टकराएं तो उनसे जो है रिंग का साउंड आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक अंगूठी है वो फ़र्श पे गिर जाती है तो उससे एक रिंग का साउंड आता है, तो इस टाइप ऑफ रिंग साउंड आना चाहिए जब आप दो ईंटों को आपस में स्ट्राइक करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वालिटी ये है इसकी कि जब आप इसको नाखून की मदद से इसकी सरफेस के ऊपर मीन्स इसको स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो इसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा ठीक है, इसके ऊपर कोई दरार वगैरह नहीं आएगी। एंड इसको हम डिटेल में देख चुके हैं। एंड उसके बाद ये है वाटर एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रिक है उसका जो टोटल वेट है, ठीक है, लेट से एक ब्रिक है उसका वज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका एक वज़न जो है 1 kg है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर हम उसको पानी में रखें, ठीक है, और फिर उसको हम पानी से निकाल के दोबारा उसका वेट करें तो अगर उसका वज़न जो है वो 15% बढ़ा हुआ, ठीक है, 15% से मुराद अगर हम 100 kg का 15% लें तो 150 ग्राम बनता है, ठीक है। तो अगर इसका वेट जो है 1 kg एंड 150 ग्राम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15% इंक्रीज़ हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, अगर इसने वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है, या ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो ये इसकी फिर बैड क्वालिटीज़ में आता है, ठीक है। एंड लास्ट जो है, लास्ट में ये कहता है कि इसके अंदर वॉइड्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम वॉइड्स। वाइड से मुराद ये होता है इसके अंदर सुराख नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ईंट उठाओ और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, वो सुराख इस वजह से आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ा था, जो हमारे पास मोल्डिंग का प्रोसेस था, ठीक है, जब आपके पास पग मिल से जो है वो क्ले तैयार हो जाती है और फिर वो आपके पास आती है मोल्ड्स में डालने के लिए। तो मोल्ड्स में बेसिकली उन्होंने सही तरीके से जो है इसको डाला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हवा की ज़रूरत है, हवा उसके अंदर जो है वो पैक हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर जो ही हमारे पास बर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जो अंदर से आपके पास हवा होती है वो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जो एयर होती है वो टेम्परेचर की वजह से वो तो है एवापोरेट हो जाती है, मींस उड़ जाती है, लेकिन अपने अंदर जो है वो सुराख छोड़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छी ईंटें होनी चाहिए उसके अंदर ये वॉइड्स मीन सुराख वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हाँ, कमेंट में मैं ये देख रहा हूँ, हाँ, डीआई की बुक्स में काफ़ी एक्सप्लेनेशन से होता है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो।
लेकिन वो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप एडवांस अपना बेसिक कंसेप्ट उससे क्लियर करके एडवांस इस स्लाइड्स की तरफ या बुक्स की तरफ आते हो तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी गुड ब्रिक्स की क्वालिटीज़, ठीक है। जो नॉर्मली अच्छी ब्रिक्स होती हैं उनमें ये क्वालिटीज़ मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्लियर है, हम आगे चले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट जो है टेस्ट जो हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम कौन सी टेस्ट की मदद से ये जो पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा है इन क्वालिटीज़ को, इनमें हम कौन से टेस्ट हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम इसकी क्वालिटीज़ को जो है पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन है, ठीक है, मेन जो हैं वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम ईंट को लेते हैं, ठीक है, उसकी हम सबसे पहले चेक करते हैं कंप्रेशन स्ट्रेंथ। कंप्रेशन स्ट्रेंथ से ये मुराद होता है कि ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है या कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। अगर लेट से एक ईंट है, मैं उसके ऊपर 100 किलो वज़न डालता हूँ या 1000 किलो वज़न डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या 500 किलो वज़न डालता हूँ, तो वो इसको बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। इस चीज़ को हम जब टेस्ट के ज़रिए देखते हैं ना, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं जब हम इसकी जो है ताकत के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, ठीक हो क्या। देन सेकंड टेस्ट जो है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड जो है बेसिकली ये वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 20% होनी चाहिए फ़र्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की जो है वो 22% होनी चाहिए, एंड सो ऑन, जितनी भी मैं आप लोगों को वैल्यूज़ बता रहा था। या अभी लास्ट स्लाइड में जो मैंने जिक्र किया 15% का, तो ये कैसे पता चलता है, ठीक है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसको देखने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। कि वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं पानी को जज़ब करना, ठीक है। अगर आप इन अल्फाज के ऊपर गौर करें ना तो ये आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। इससे प्रीवियस में अगर आप देखें कंप्रेसिव का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को दबाना वज़न डाल के, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मींस इसकी ताकत। तो आप अगर वर्ड्स को देखें तो इजीली आपको जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये टेस्ट किस बारे में। हमारा मेन इशू ये होता है कि अंग्रेज़ ने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, और हम इनके मीनिंग को समझे बगैर जस्ट इसके ऊपर जो है रटे मार रहे होते हैं। तो अगर जिसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होती है वो इसके लिए इस जस्ट ए पिक ऑफ केक, ठीक है, उसके लिए इतना ईजी होता है जिस तरह वो एक केक का पीस उठा के खा रहा होता है, ठीक है। सलमान में टेस्ट की वीडियोस जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास हैं, ठीक है। वो बेसिकली कहाँ आप लोगों के लैब के टीचर का काम थे, लेकिन अभी लैब्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों का इशू हल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियोस, तो वो आप एक साथ देख सकते हो कि प्रैक्टिकली ये कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन मैं इस यहाँ पे आज मैं आपको थोड़ा वर्बली बताऊँगा, ठीक है। वर्बली का मतलब बातों के ज़रिए, ठीक हो गया। एंड लास्ट टेस्ट जो होता है ना, लास्ट टेस्ट इसको हम एफ्लोरेंस कहते हैं, एफ्लोरेंस। अक्सर ये आप लोगों ने देखा हो कोई बिल्डिंग्स जो बनी होती हैं, ठीक है, दीवारें जिनकी बाहर प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ होता, तो कुछ ईंटें उनमें से आपको नज़र आती हैं जो सफ़ेद हुई हुई होती हैं, ठीक है, कुदरती तौर पे, मीन्स उनके ऊपर कोई चूना वगैरह नहीं किया होता, ठीक है। उसकी क्या वजह होती है और उसको कैसे देखा जाता है, नम एग्जैक्टली सबील एग्जैक्टली इसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। साल्ट्स नमकियात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रीज़न्स क्या होते हैं और इसको कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो दीज आर दी मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। ये सबसे 3 ज़रूरी टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है। इनको अब हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे टेस्ट है ना जिनको हम लैब्स में देखते हैं, ठीक है। तो मेरा फोकस उन टेस्ट के ऊपर था जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ये रिंग साउंड का बता रहा था लास्ट स्लाइड में, तो आप इजीली खुद ही उठा के 2 ईंटों को जो है वो चेक कर सकते हो, या उसके स्क्रैचेस या उसके कलर को जो देखना है, ठीक है ना, तो उसको आप देख सकते हो। अच्छा, थर्ड नंबर कह रहे हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड नंबर जो है इसको हम एफ्लोरेंस कहते हैं। एफ्लोरेंस का मतलब ईंट के अंदर जो साल्ट होती है, नमकियात होती है, उसको चेक करना। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि जो आप लोग अक्सर बिल्डिंग्स वगैरह देखते हो बनी होती हैं, उनकी बाहर की दीवारें सफ़ेद हो जाती हैं, ठीक है, मीन्स उनके ऊपर चूना वगैरह नहीं किया होता, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज होती हैं, तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं। नमकियात हम क्यों देखते हैं, क्योंकि आपके पास जो ज़मीन है वो लेट से पेशावर की अलग है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। थोड़ा डिटेल में और मैं चला जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशावर की ज़मीन है वो अलग है, नौशहरा की अलग है, स्वात की अलग है, तो जो पेशावर में बट्टी लगी हुई है ईंटें बना रही है, ठीक है, और जो स्वात में बट्टी लगी हुई ईंटें बना रही है, जो नौशहरा में लगी हुई है ईंटें बना रही है, ठीक है, इन तीनों में जो सॉइल यूज़ हो रही है उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी क्वालिटी अलग होगी।
क्योंकि आपके पास जो है पेशावर में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपके पास सॉइल के अंदर नमी कम होगी। अब अगर स्वात की तरफ चले जाएँ तो वो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे आपके पास नमी ज़्यादा होगी। तो नमी का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो नमकियात है या साल्ट है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखने के लिए इस टेस्ट को हम कहते हैं इफ्लोरेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा क्लियर हुए। तो इनको अब वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। इन टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है और क्या रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आ जाएँ कंप्रेशन टेस्ट के ऊपर। अच्छा, कंप्रेशन टेस्ट के ऊपर, ठीक है। बेसिकली इसको हम क्रशिंग स्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ तक मीन्स कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद ये ईंट टूट जाती है, ठीक है। इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो बेसिकली जो है इसके लिए लैब में कौन जो ऑपरेटस यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन मशीन, या उसको यूटीएम भी कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यह होता है कि आपके पास उसके अंदर एक टॉप से लोड अप्लाई किया जाता है और एक बॉटम से लोड अप्लाई, मीन्स ऊपर से भी लोड अप्लाई किया जाता है और नीचे से भी, और इसके दरमियान में ईंट रख दी जाती है, जिस तरह ये स्लाइड में पिक्चर में आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये नज़र आ सकता है कि ईंट को हमने दरमियान में रखा हुआ है और दोनों साइड से ईंट के ऊपर जो है, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी हम इसके ऊपर जो है वो लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिर बेसिकली हम क्या चीज़ देखते हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ की जो ब्रेक है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मीन जिसको हम फर्स्ट क्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें जो रेंज बताई गई है, जो फर्स्ट क्लास ब्रेक है, उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 150 kg मीन्स 105। अगर हम उसके ऊपर 105 kg जो है स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर से यह मुराद होता है कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ईंट का ऐसा हिस्सा लिया जिसकी एक साइड भी जो है 1 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी 1 सेंटीमीटर है, तो जब दो साइडें 1 सेंटीमीटर की हो जाएँ तो इसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर अगर हम 105 किलो लोड अप्लाई करें, ठीक है, और अगर ये ईंट टूट जाए 105 kg तक, ठीक है, 105 kg तक ये लोड अप्लाई करे और उसके बाद ये ईंट टूट जाए, तो इसको हम कहते हैं फ़र्स्ट क्लास ब्रेक, और ये बेहतरीन क्वालिटी होती है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। इसी तरह अगर हम सेकंड क्लास ब्रेक के ऊपर आएँ, ठीक है, तो सेकंड क्लास की क्या रेंज बताई गई है। सेकंड क्लास में ये कहते हैं कि जो हमारे पास उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम इसको कहते हैं ताकत बर्दाश्त करने की सलाहियत, ठीक है, वो क्या है, वो 70 है। अब फर्स्ट क्लास को देखें तो वो 105 किलो जो है एक स्क्वायर मीटर, 1 सेंटीमीटर पे जो है वो बर्दाश्त कर रही थी ईंट, लेकिन अगर हम सेकंड क्लास को देखें तो 105 की बजाय गिर के 70 पे आ गए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है, कि जो सेकंड क्लास है उसकी क्वालिटी कितनी लो होती है, ठीक है। जस्ट डिफरेंस आप देख सकते हो, एक ईंट आपके पास 70 किलो पे टूट रही है और दूसरी जो है वो 105 किलो पर जाके टूटती है, ठीक है। तो मीन्स एक जो है 70 किलो बर्दाश्त कर सकती है, दूसरी 105 पे बर्दाश्त कर सकती है। तो ये आपको फ़र्स्ट एंड सेकंड क्लास की जो है क्वालिटीज़ यहाँ से पता चलती हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड क्लास को देखें तो थर्ड क्लास में जो है वो 40 kg है, ठीक है, 40 kg है। शम्स जो है वो, शम्स आप अपना देख लें, आपको कोई वो होगा, मोबाइल में इशू होगा, क्योंकि बाकियों का क्लियर है। तो इसीलिए हमने इनको पढ़ा था जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रेक को। तो हमने, आप एक पॉइंट आप लोगों को याद हो, उसमें इसके यूजेस के बारे में था कि अगर आप टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो तो आप थर्ड क्लास ब्रेक यूज़ करो। वो इसीलिए क्योंकि टेम्प्रेरी में आप यहाँ देख सकते हो उसकी लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इसी तरह हमने ऊपर वहाँ पे देखा था कि अच्छी क्वालिटी बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपने फ़र्स्ट क्लास यूज़ करनी है। सो दैट्स द रीज़न ये 105 kg जो है 105 kg लोड बर्दाश्त करे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है फ़र्स्ट क्लास ब्रेक यूज़ हो जाए, ठीक है। स्लाइड्स का किस किस को इशू है यार, ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है यार। क्लास एक अच्छे तरीके से जा रही होती है और फिर बीच में ये इश्यूज़ आ जाते हैं। मुझे कंफर्म करें बाकियों को भी हैं।
नहीं है यार, बाकियों को नहीं है इशू, ठीक है। सलीम चेक देखें, अपना देखें दोबारा। तो ये पहला टेस्ट था। तो पहले टेस्ट में जो है हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसको हम फाइंड करते हैं। इसके बारे में जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, लिंक वगैरह वो भी देख सकते हो आप लोग। तो इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो लैब में इंशाल्लाह आप लोग ये परफॉर्म भी करोगे। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की तरफ है, ठीक है। इसमें पानी जो है कितना एब्जॉर्ब ये करता है, तो उसकी क्वालिटी को हम देखते हैं। तो बेसिकली वो हम कैसे देखते हैं, उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि आपने एक ईंट का सैंपल लिया या एक ईंट ली, ठीक है, जो नॉर्मल हालात में होती है, उसको आपने पानी के अंदर रखा 24 आवर्स के लिए, ठीक है। और पानी गर्म नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। मींस जो नलके का पानी हमारे पास होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है 25 सेंटीग्रेड से लेके 28 तक होता है, जो नॉर्मली नलके का पानी होता है, ठीक है। जो हल्का सा ताज़ा पानी जिसको हम कहते हैं, जो हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है, ठीक है। उस पानी के ज़रिए आपने टेस्ट करना होता है। सबसे पहले टेस्ट कैसे करोगे, आपने एक ईंट ली, ठीक है, उसका पहले वेट कर लिया, ठीक है। पहले आपने उसका वेट किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका वेट आया 1 kg, ठीक है। तो उसके साथ आपने लिखना है W1, या आपका या ड्राई वेट उसके साथ लिख सकते हो। मींस पहली कंडीशन में ये मेरे पास इसका वेट था, ठीक हो गया। पहले वेट कर लिया, फिर उसके बाद अब आपने इसको पानी के अंदर रख देना है, ठीक है। और पानी के अंदर कितने टाइम के लिए रखना है, उसको 24 आवर्स के लिए रखना है, ठीक है। 24 घंटे के लिए, मीन्स एक दिन के लिए आपने रखना है। जब आपने उसको एक दिन के लिए रख दिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप उसको पानी से निकालोगे, तो पानी से निकालने के बाद आपने उसको किसी कपड़े की मदद से जो खुश्क है वो कर लेना है, ठीक है, ताकि उसका जो बाहर सतह के ऊपर पानी है, ठीक है, उसकी सरफेस पे जो पानी है, ठीक है, तो सतह के ऊपर जो पानी है वो जज़ब हो जाए, ठीक है, वो ड्राई हो जाए। फिर उसका जो पानी से निकालने के बाद दोबारा आपने वेट करना है, ठीक है, जिसको हम वेट वेट कहते हैं, या W2 आपने उसको लिखना है, ठीक है। जो आपके लिए ईजी है। जो आपने पानी से निकालने के बाद दोबारा वेट किया, ठीक है, तो आपके पास वो वेट आ जाएगा जो आपने इसको 24 घंटे के लिए रखा था। तो फिर आपने जो पहला वेट आपने किया था पानी में रखने से पहले, जो इसका ड्राई वेट था, उससे माइनस कर देना है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पहले वेट 1 kg था, ठीक है। देन आपने पानी में इसको रखा और पानी से निकाल के किया, तो इसका जो वेट था वो 1.5 kg था, ठीक है। तो जब आपने 1.5 kg को जो पहले वेट किया था 1 kg से माइनस किया, तो आपका जो 1/2 kg रह गया। तो ये सिंपल ही कह सकते हो ये 1/2 kg जो है इसने ये पानी एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो इज़ दैट क्लियर। तो इस तरीके से इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन देखी जाती है। तो ये सेकंड टेस्ट है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। देन उसके बाद लास्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। लास्ट टेस्ट जो है इफ्लोरेंस, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को साल्ट्स के बारे में एग्जैक्टली सबील, ठीक है, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी हैं। स्टैंडर्ड से मुराद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं तो उनके फार्मूलाज अलग होते हैं। अगर आप अमेरिका में जो परफॉर्म हो रहे हैं टेस्ट, क्योंकि जो हमारे पास ईंटें उनके डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं, उनकी सॉइल डिफरेंट होती है, तो हर एरिया के मुताबिक इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आ जाते हैं थर्ड टेस्ट के ऊपर। तो थर्ड टेस्ट जो है एफ्लोरेंस के बारे में। बेसिकली आपने ये जानना है कि ईंट के अंदर जो है वो साल्ट कितना है या नमकियात कितनी है। इसी की रीज़न की वजह से इसकी जो ईंट की सरफेस होती है वो वाइट हो जाती है, ठीक है। ये आपको स्लाइड की पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, इसकी जो सरफेस है वो आपको वाइट नज़र आ रही है। ये बेसिकली इसके अंदर जो नमकियात थी या साल्ट थे, ठीक है, उनकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो वाइट हो गई है। और ये इसका डिसएडवांटेज ये होता है, नुकसान ये होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है ना इसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ लूज़ होना शुरू हो जाती है। मींस ये जो है ईंट जो है आपके पास पाउडर की फॉर्म में गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका नुकसान होता है। इससे बचने के लिए हम ये कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम एफ्लोरेंस टेस्ट करते हैं। अच्छा, इस टेस्ट में बेसिकली किया जाता है,
इसमें आप लोग ऐसे करते हैं कि एक आप डिश लेते हो, ठीक है, डिश या एक बर्तन लेते हो, ठीक है, उसका डायमेंशन होगा आपके पास 150 mm, ठीक है, 150 mm उसका डायमीटर होना चाहिए, ठीक है, 150 mm उसका डायमीटर होना चाहिए। एंड उसकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो 150 mm होना चाहिए, ठीक है। एक आई थिंक 1 इंच इज़ इक्वल टू 25 mm होता है, मिलीमीटर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे करेक्ट कर दें अगर कोई गलती वगैरह है तो। ठीक है ना, तो 300 उसका डायमीटर होना चाहिए और 150 mm, ठीक है, और 150 मिलीमीटर जो है, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी 25 में कह था, 2.5 एग्जैक्टली, हाँ। तो 150 mm जो है वो इसकी डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है आपने, उसके अंदर आपने जो है वो पानी भर देना है, ठीक है, पानी पानी भर दिया और उसके अंदर आपने जो ईंट है वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में रखनी है, मीन्स खड़ी रख देनी है, ठीक है। ईंट जिस तरह हम नॉर्मली रखते हैं इसको, तो हम कहते हैं ये ज़मीन पे रखी है, लेकिन इसको अगर हम खड़ा कर दें, मीन्स इसका जो हेड होता है, हेड के ऊपर हम इसको खड़ा कर दें और इसको 24 आवर्स के लिए हम छोड़ दें। 24 आवर्स को हम छोड़ दें कि ये जो है पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले, ठीक है, या अगर एब्ज़ॉर्ब से बच जाए तो वो पानी हवा की वजह से या माहौल की वजह से वो पानी खुश्क हो जाए, इवापोरेट हो जाए, ठीक है। 24 आवर्स के लिए आपने ये तरीका करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पे आप देखोगे जब इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा और इसमें से कुछ पानी खुश्क हो गया होगा, फिर दोबारा आपने सेकंड टाइम फिर पानी डालना है उसी बर्तन में, उसी ईंट, वही ईंट पड़ी रहेगी, ठीक है। जब दोबारा आप पानी डालोगे फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो फिर जब आप इसको 2 डेज़ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, जब 2 दिनों के बाद आप उसकी कंडीशन देखोगे और इस ईंट को फिर उस बर्तन से निकाल के आपने बाहर रख देना है ड्राई होने के लिए, ठीक है। जो ही वो कुछ वन डे के बाद जो ड्राई हो जाएगी तो वो अपना बाहर के अंदर के जो नमकियात हैं, उस सॉइल के अंदर जो भी नमकियात हुए, ठीक है, वो नमकियात बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसकी सरफेस वाइट होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इस टेस्ट के ज़रिए जो है हम इसकी ये अंदाज़ा लगाते हैं। देन इसके अंदर जो है फिर देखा जाता है कि इसके अंदर नमकियात जो हैं वो मीडियम लेवल के, मींस कम है, या हायर लेवल के हैं, ठीक है, या लो है, मींस मिनिमम है, बहुत कम है, ठीक हो गया। तो फिर उसमें फिर डिफरेंट स्टेजेस इसके देखे जाते हैं। तो ये तीसरा टेस्ट होता है, ये हम ईंट के अंदर नमकियात को जो हैं या साल्ट्स को देखने के लिए, या उसको जो है हम क्वांटिटी देखने के लिए कि कितनी मिकदार में है, ठीक है, तो हम ये इफ्लोरेंस टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 टेस्ट हैं जो मेन टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। पहला जो था वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, ठीक है, उसमें हम इसकी जो है स्ट्रेंथ को देखते हैं। दूसरा जो था वो वाटर एब्जॉर्प्शन का था कि ये पानी कितना एब्जॉर्ब करता है। एंड द लास्ट वन इज़ थर्ड जो था वो एफ्लोरेंस था, ठीक है, हम इसकी नमकियात को देखने के लिए। तो ये 3 मेन टेस्ट हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम इसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम कहते हैं वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे चलें। सबील इसको यूटीएम कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन मशीन भी कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं। कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है वो मशीन जो है वो थोड़ा सा लो वर्जन होती है, उसमें इतनी क्वालिटीज़ नहीं होती, और जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है वो थोड़ी एडवांस लेवल होती है, ठीक है। इसकी मिसाल ये ले सकते हो यार कि आप एक कैलकुलेशन जो है एक कैलकुलेटर पे कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर का क्या आपके पास कंपैरिजन होगा। तो सेम मिसाल, आपके पास एक कंप्रेशन मशीन होती है और एक यूटीएम होती है, ठीक है। तो यूटीएम नॉर्मली फ़ॉलो की जाती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने ये अकाउंट्स की बिल्डिंग है ना, अकाउंट्स की बिल्डिंग के नीचे आपने इंजीनियरिंग वर्कशॉप देखी होगी, ठीक है, जहाँ पे आप फ़ीस वगैरह जमा कराते हो साथ में। यहाँ पे अंदर जो है ये यूटीएम मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो वहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। उसको बेसिकली हम टेस्टिंग लैब कहते हैं, वहाँ पे मटेरियल्स के लिए ही टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। बाबर कह रहे हैं 2 डेज़। अच्छा, 2 डेज़ का मतलब ये है कि आपने पहले 24 आवर्स के लिए ईंट को पानी में रखना है। ईंट उस पानी को जो है वो जज़ब कर लेगी और कुछ पानी हवा में उड़ जाता है, मीन्स खुश्क हो जाता है।
फिर आपने दोबारा 24 आवर्स के लिए फिर पानी में रखना होता है, तो इसको हम 2 डे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हाँ काजिम, बिल्कुल वही यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसमें हम स्टील भी चेक करते हैं, कंक्रीट भी चेक करते हैं, ईंटें भी चेक करते हैं, मटेरियल बेसिकली जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना उनके टेस्ट उसी लैब में किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ज़रा फिर आप लोग देख लें। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आपके पास ब्रिक वर्क हो रहा हो, ठीक है, ब्रिक वर्क आपका हो रहा हो कहीं पे दीवार बन रही है। ठीक है, तो जहाँ पे आप लोग नॉर्मली देखते हो, तो हमारे पास तो इस चीज़ों को इतना नहीं देखा जाता। जो छोटे घर बन रहे होते हैं 1 स्टोरी 2 स्टोरी, या जो नॉर्मली ठेका सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान में दिए जाते हैं, जिसकी कोई ड्राइंग भी नहीं होती ना, उसके अंदर कुछ मींस उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, बस जस्ट एक नॉन टेक्निकल आदमी होता है ठेकेदार, जो अपने 10 साल या 15 साल एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। स्टील भी अपनी मर्ज़ी से अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो दे रहा होता है कि आपने इतने कॉलम बनाने हैं, इतने पिलर रखने हैं, फाउंडेशन इतनी डीप जानी है, जस्ट अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ईंटें भी लग रही होती हैं, तो आप देख रहे हो उसकी कोई तरतीब आपको समझ में नहीं आती कि ये कौन से स्टाइल में बन रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएँ ना, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर में अगर मैं बात करूँ, तो डीन्स हाइट्स जो बना है बोर्ड में, ठीक है, या हैदराबाद में, हैदराबाद फ़ेज़ 5 की तरफ अगर कोई गया हो, तो वहाँ पे शौकत खानम हॉस्पिटल बनी थी, या वहाँ पे अभी भी 1-2 हॉस्पिटल्स बन रही हैं आरएमआई के साथ, या जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे अच्छे खासे स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि जब भी कहीं एक्सपीरियंस के लिए जाएं, तो हमेशा किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाएं। ठीक है, कहीं पे अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है, कहीं पे बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, ठीक है, बड़ा अगर शॉपिंग मॉल बन रहा है या कहीं पे अच्छी हाई बिल्डिंग बन रही है, तो उन प्रोजेक्ट्स में जाया करें। एग्जैक्टली प्लाज़ा बन रहा है, ठीक है, या हॉस्पिटल, तो उनमें एक्सपीरियंस के लिए जाया करें। ठीक है, अगर बिल्डिंग साइड की तरफ जाते हैं, ये छोटे छोटे घरों में या ठेकेदार के साथ आना जाना, जिनके 2-2 मरले के 3-3 मरले के घर होते हैं, उनके साथ मत जाया करें, वैसे टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि एक तो वो उनकी वजह ये है, क्योंकि एक तो वो प्रॉपर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स उनके पास होती नहीं है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो वो आपको क्या टेक्निकल साइड बताएंगे। वैसे तो हर एक को पता होता है कि जो है कंक्रीट कैसे बनती है और कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है, लेकिन हमारा काम ये होता है कि हमने उसको टेक्निकली, जो हमने किताब में बातें पढ़ी हैं ना, वो हमने साइट पे देखनी होती है। कि किताब में मैंने ये पढ़ा कि ईंट की क्वालिटी होनी चाहिए, आप साइट पे आप जाके ठेकेदार को कहोगे कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये आपने कैसे चेक की है, तो वो बेचारा अब आपको क्या जवाब देगा। वो तो एक नॉन टेक्निकल। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे, तो वहाँ पे पहले से कोई साइट पे इंजीनियर होगा, ठीक है, या मैनेजर होगा, तो आपको इजीली समझाएगा कि हमने इसको इस स्टैंडर्ड पे टेस्ट किया है, तो ये आप देख सकते हो क्या यूज़ है। सो इस तरह आपकी साइट लर्निंग होती है। ठीक है ना, तो हमारे लड़के यही गलतियाँ करते हैं कि वो छोटे छोटे ठेकेदार के पास वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। अब मैं मकसद आप लोगों को यहाँ पे लाने का था। एग्जैक्टली इसी तरह आपके ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्यूम स्टेडियम में जो है ये रिहेबिलिटेशन हो रही है। ठीक है, उसके दोबारा उसको हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। जाकिर, वहाँ पे आप अगर गए हो तो उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, पुरानी जो बिल्डिंग बनी होती है उसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा करना। बिल्कुल काजिम, कैडेट कॉलेज हो गया। जाकिर ठीक कह रहे हो, कैडेट कॉलेज। तो अच्छा, यहाँ पर अब आ जाते हैं। तो उस ईंटें जो हैं वो ब्रिक वर्क, ठीक है, वो किस स्टाइल में होना चाहिए या कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, इसको स्टाइल को हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड मतलब बॉन्ड का ये मतलब होता है 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें आप उनको एक साथ जो है वो जोड़ते हो, इसको हम कहते हैं बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ईंटों का देखेंगे। जो ईंटें लगाई जाती हैं आपस में, उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें देख लें ईंट के बेसिकली जो हमारे पास ब्रिक है, इसकी साइड्स को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये स्लाइड आप लोगों को नज़र आ रही है, पिक्चर थोड़ा मुझे समझाने में इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा हो गया, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ब्रिक जो है, आप अगर नॉर्मल हालात में ज़मीन के ऊपर एक ईंट रखते हो ना, तो उसके ऊपर की जो सतह आपको नज़र आती है, ठीक है, ऊपर का जो फेस होता है, इसको हम कोर्स कहते हैं।
ठीक है, कोर्स, COURSE, कोर्स, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम कोर्स कहते हैं। कई बुक्स में इसको फ्रॉग भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम जो है इसका कोर्स है। ठीक है, जो ईंट के ऊपर की सतह होती है इसको हम कोर्स कहते हैं। ठीक है, जो जिसका ज़्यादा एरिया भी होता है। ठीक हो गया। देन अगर ईंट की आप हाइट की बात करें, ठीक है, जो आपके पास नॉर्मली जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। स्ट्रेचर का मुराद ये होता है कि ऐसा एरिया जिसको बहुत ज़्यादा लंबाई हो, स्ट्रेच किया हो। ठीक है, इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। ठीक है, पिक्चर में नज़र आ रहा है। एंड जो सबसे शॉर्टर साइड होती है, नो सर, यस सर, ये जो नो कह रहे हैं ना, ये देखें इनकी मोबाइल सेटिंग में या ऑप्शंस में इशू है। ठीक है, एंड जो सबसे छोटा एरिया होता है ईंट का, ठीक है, जिसको हम फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रीवियस स्लाइड में कि ईंट को खड़ा करना, ठीक है, इसके जो शॉर्टर साइड होती है जिसका एरिया कम होता है इसको हम हेडर कहते हैं। ठीक है, तो ईंट के बेसिकली जो है हमारे पास 3 फेसेस होते हैं। जो आपको ऊपर का फेस नज़र आता है, ऊपर का एरिया जो ईंट का नज़र आता है इसको हम कोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो ईंट का साइड का एरिया होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। एंड जो इसका सबसे छोटा एरिया होता है, जो थर्ड फेस होता है, फेस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम हेडर कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये बातें अगर आपको ये 3 पॉइंट क्लियर तो तभी हम आगे जाएंगे, क्योंकि फिर आगे आप लोगों को इन टाइप्स में फिर मसले होंगे, कोई समझ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास मेन जो, ठीक है, वो 4 किस्म के हमारे पास स्टाइल्स हैं। अगर हम यहाँ पे स्टाइल्स की बात करें, ठीक है, जो कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, एक जो है उसको हम स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है आप लोगों को ये किस तरह लगती होगी, फिर मैं आपको आगे पिक्चर्स में बताता हूँ। दूसरा जो है इसको हम हेडर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एंड तीसरा जो है इसको हम जाकिर कह रहा है अगेन। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बेसिकली जो ईंट के डिफरेंट हिस्से हैं, फेजेज़ हैं, ठीक है, उनको मैं बता रहा था कि उनके क्या नेम्स हैं। ठीक है, तो जो आप ईंट के ऊपर का हिस्सा देखते हो जिसका एरिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको हम कोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड जो ईंट की साइड होती है, जो आपके पास जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉर्मली जिसके डायमेंशन 4.5 होते हैं, ठीक है, 4.5 इंच होती है, ठीक है, जिसकी थिकनेस होती है, तो उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं, सॉरी, लेंथ जिसकी होती है। एंड जो आपके पास सबसे छोटा एरिया होता है इसको हम हेडर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको बेसिकली 4 टाइप्स होती है हमारे पास यूज़ करने के। तो एक है आपके पास स्ट्रेचर बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा है हेडर बॉन्ड, इसको हम 1 बाय 1 आगे जाते हैं डिटेल में। ठीक है, थर्ड जो है वो आपके पास इंग्लिश बॉन्ड है। ठीक है, एंड लास्ट जो है वो फ्लेमिश बॉन्ड है। ठीक है, तो अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड में ईंटों को कैसे लगाया जाता है, हेडर बॉन्ड में आपके पास ईंटों को कैसे लगाया जाता है, एंड इंग्लिश बॉन्ड में ईंटों को कैसे लगाया जाता है, एंड द लास्ट वन इज़ फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, इनमें कैसे लगाया जाता है। अच्छा, ये वो हैं, ठीक है, कॉमन बॉन्ड है, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, वैसे तो जो है वो हर एक एरिया में, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप, यार ये आप लोगों को स्लाइड का क्यों इशू आ रहा है, अभी क्लियर है? यस नो, यस नो, ये नो जो है इनको देख लें अपने ऑप्शंस। मेरी आईडी वगैरह ठीक आप लोगों ने की हुई है लॉगिन। अच्छा, तो 4 बेसिकली बॉन्ड्स हैं, तो हम इनमें देखते हैं कि 1 बाय 1 जो है वो कैसे इसके अंदर जो है वो ईंटों को लगाया जाता है या ब्रिक वर्क किया जाता है। यार सुदेश, ये अक्सर बीच में लड़के नो खैर देते हैं तो फिर सारा टेम्पो टूट जाता है सीरियसली। इन बेचारों की भी गलती नहीं है, ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं ही ऐसे।
तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, तो पहला जो है वो स्ट्रेचर बॉन्ड है, ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड को आप देख सकते हो, ये पिक्चर, अगर आपने ये पिक्चर समझ ली ना, चले मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, ठीक है। जिन जिनको ये इश्यूज़ हैं ये थोड़ा हल कर लें, फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि ये लड़के जिनको इशू है उनका लेक्चर मुझे पता है फिर हवा में उड़ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारे पास स्ट्रेचर बाउंड है, ठीक है। गुड है सुदेश, ठीक है। अच्छा, पहला जो है स्ट्रेचर बाउंड है। अगर पिक्चर आपको समझ में आ गई ना तो इंग्लिश में आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचर बाउंड में ये होता है कि ईंट जो है वो आपके पास लंबाई में लगाई जाती है, लेंथ में लगाई जाती है। इस तरीके से लगाई जाती है कि वो बाहर से जो है उसका जो आपको फेस नज़र आता है, सिर्फ स्ट्रेचर फेस नज़र आता है आपको, ठीक है। ये आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि आपका जो ईंट है, ठीक है, इसका जो ये स्ट्रेचर फेस था, जो जिसकी लेंथ जिस फेस की जिस तरफ की जो लेंथ ज़्यादा थी, ठीक है, वो सिर्फ बाहर की तरफ आपको नज़र आता है। जब भी ईंटें आपके पास इस स्टाइल से लगी हों तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? हेलो, ठीक है। तो नॉर्मली ये बॉन्ड जो है हमारे पास जो है जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये बॉन्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली सलमान, इसमें जो हमारे पास वॉल होती है वो 4.5 इंच होती है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रिक है उसकी जो विथ है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 है। तो ईंटों को जो है वो चौड़ाई में लगाया जाता है, तो बाहर की तरफ जो है इसलिए क्योंकि इसकी लुक अच्छी होती है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है ना, तो उनकी जो लुक होती है, जो सरफेस होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर लुक के लिए। और नॉर्मली इसके जो यूजेस हैं वो दो होते हैं, एक फेस वॉल्स होती हैं और एक पार्टीशन वॉल्स होती हैं। फेस वॉल का मतलब जो बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो कंस्ट्रक्शन है, जो बड़े प्लाजा बन रहे हैं, ठीक है, वो पहले बीम्स और कॉलम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर फिर दीवारें वगैरह बनाई जाती हैं। तो जो ऐसे दीवारें होती हैं जो बाहर की तरफ जिनका फेस होता है, ठीक है, जो बाहर की वॉल्स होती हैं उनको हम फेस वॉल्स कहते हैं, जो बाहर से नज़र आती हैं एक लुक के लिए, उसमें फिर ये बनाए जाते हैं, इस स्टाइल से ईंटें लगाई जाती हैं। और दूसरे जो है हम कमरों की दीवारों के दरमियान, ठीक है, जो दीवारें बनाते हैं उसको हम पार्टीशन वॉल्स कहते हैं, ठीक है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास ये स्ट्रेचर बॉन्ड है। जब आप 4.5 इंच की दीवार बना रहे होते हो थिकनेस की, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेचर बॉन्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो इज़ दैट क्लियर? इसको हम रनिंग बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि एक ही स्टाइल की जो ईंटें हैं वो एक ही तरतीब से लगी होती हैं, ठीक है ना। एंड इसमें एक और बात ये देखी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एक लाइन में इन्होंने 10 ईंटें लगाई हैं, ठीक है, तो जब इसके ऊपर दूसरी लाइन लगा रहे होते हैं ना, तो कोशिश करते हैं जो पहली लाइन में नीचे जो ईंटें, 2 ईंटें जहाँ पे लगी थी ना, इसी जो इनका नीचे जोड़ था या बॉन्ड था, जोड़ था, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, जो नीचे इन पहली 2 ईंटों का जोड़ था जहाँ पे बॉन्ड था, इसी के ऊपर जो ईंट लगे ना, तो वो इसके ऊपर की ईंट के मिडल में आए, हाफ में आए। इसका मकसद ये होता है कि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो सेफ़ हो जाएं, मींस इसके अंदर आगे जब टाइम गुजरे तो कोई क्रैक्स ना आ सकें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? पिक्चर में आप ये इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है हम स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है इसको हम कहते हैं हेडर बॉन्ड, ठीक है। नाम से आप लोगों को ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली
जब आप नाम के ऊपर गौर करते हो आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन से स्टाइल की जो है वो ईंट्स लगती हैं। अब अगर आप पिक्चर में देखें ना, तो पहले जो था आपको ईंट की जो है वो कौन सा फेस बाहर की तरफ नज़र आ रहा था, जिसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। अब यहाँ पे जो ईंट का कौन सा आपको बाहर फेस नज़र आ रहा है, हेड नज़र आ रहा है। मीन जब आप वॉल जो है वो जब आप कहते हैं कि मैं दीवार 9 इंच की बना रहा हूँ, इन दूसरे अल्फाजों में, ठीक है, तो जो ईंटें लगाई जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हेडर बॉन्ड, जिसमें सिर्फ बाहर की तरफ से आप देखें ना तो आपको सिर्फ ईंट का सर, ये मीन्स हेड नज़र आएंगे आपको, ठीक है। ये आपको मैं पहली स्लाइड पे दोबारा ले जाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हो जो ब्रिक है, इसका ये पार्ट जिसके ऊपर हेडर लिखा हुआ है, ठीक है। ईंट को इस तरतीब से लगाया जाता है कि सिर्फ इसका ये हेडर्स बाहर की तरफ नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके पास इस स्टाइल से ईंटें लगाई जाती हैं या ब्रिक्स लगाई जाती हैं या ब्रिक वर्क होता है, तो इसको हम हेडर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। ऊपर आप अगर देखो तो इसने लिखा भी हुआ है हेडर इज़ द शॉर्टर फेस स्क्वायर फेस, ठीक है। हेडर इज़ द शॉर्टर स्क्वायर फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। हेडर जो है वो हमारे पास ईंट का सबसे जो जिसका कम रकबा होता है वो ये, ठीक है, फेस है। और इसमें जो है वो कैसी ईंटें लगाई जाती हैं, इसका फेस बाहर की तरफ होता है। सो ये सेकंड था हेडर बॉन्ड। देन उसके बाद थर्ड वन की तरफ आते हैं, ठीक है। तीसरा जो है थर्ड वन जो है इसको हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली हमने जो पहले यहाँ पे पढ़ा है ये स्ट्रेचर बॉन्ड को और हेडर बॉन्ड को, ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इंग्लिश बॉन्ड में आपके पास ईंटें स्ट्रेचर की तरह भी लगाई जाती हैं और हेडर की तरह, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों को मिक्स किस तरीके से किया जाता है, इसमें एक लाइन जो है ईंटों की वो आप स्ट्रेचर बॉन्ड के रूल्स के मुताबिक लगाते हो कि आपने जो ईंट है, ठीक है, वो आपने 4.5 के स्टाइल पे लगानी है। फिर उसके बाद उसकी दूसरी लेयर जब लगाते हो ना ईंटों की, ठीक है ना, तो वो आप हेडर बॉन्ड के स्टाइल पे लगाते हो जो उसमें रूल्स बताए गए थे। फिर तीसरी लेयर है वो फिर स्ट्रेचर बॉन्ड की मदद से लगाते हो। फिर चौथी फिर हेडर की तरह लगाते हो। तो इस तरतीब को जो है या इस स्टाइल को हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि इंग्लिश बॉन्ड जो है वो स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड का जो है वो कम्बिनेशन है। दोनों को मिला के जो स्टाइल बनता है वो थर्ड जो है वो इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो ये थर्ड है, सिंपल है। अच्छा, एंड लास्ट वन की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो फोर्थ है। तो अब यहाँ पे हम सबील एक लाइन में हेडर स्टाइल में लगाई जाती हैं ईंटें, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप दूसरी लाइन जब लगाते हो तो वो स्ट्रेचर स्टाइल में लगाते हो, ठीक है। तो फिर एक लाइन हेडर फिर स्ट्रेचर, फिर लाइन हेडर फिर स्ट्रेचर। तो जब ये दीवार कंप्लीट होती है तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। अलग अलग लाइंस होती हैं, एक लाइन में एक है, फिर दूसरी लाइन में दूसरा है। एग्जैक्टली सलमान, 9 इंच वॉल में होता है, ठीक है, क्योंकि 4.5 में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 4.5 में आपने एक ब्रिक जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेचर हेडर स्टाइल में लगाई तो वो तो ये दीवार घेरी जाएगी। अच्छा, अब लास्ट वन की तरफ आते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड की तरफ, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश और फ्लेमिश में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में जो है आपने अलग अलग लाइंस में लगाया था, ठीक है। लाइन 1 में आपके पास हेडर था, लाइन 2 में आपके पास स्ट्रेचर था, फिर लाइन 3 में हेडर फिर स्ट्रेचर, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश कह रहे थे। एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हो स्वदेश, ठीक है। अगर हम फ्लेमिश की तरफ आए ना तो फ्लेमिश को हम थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, फ्लेमिश पे ये है कि आपने एक ईंट जो है ना वो हेडर स्टाइल में लगानी है, दूसरी ईंट वो क्या है स्ट्रेचर स्टाइल में लगानी है, फिर तीसरी ईंट जो है हेडर स्टाइल में, फिर स्ट्रेचर स्टाइल में, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में जो था ना वो हमने अलग अलग लाइन में लगाया था, ठीक है। लेकिन फ्लेमिश में जो है ना वो हम हर एक ईंट का चेंज कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है।
फ्लेमिश बॉन्ड जो है वो एक ईंट जो है हम हेडर स्टाइल से लगाते हैं, दूसरी हम स्ट्रेचर स्टाइल से लगाते हैं, एक ही लाइन के अंदर हम दोनों को जो है 1 बाय 1 यूज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोर्स, मींस एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। लेकिन अगर हम अलग अलग लाइन में लगाना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड बन जाता है। सिंपल एज दैट। हेडर तो 4 और 5 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईंट की आपके पास लेंथ है वो 9 है, तो उसका आप हेड बाहर की तरफ निकालते हो, तो डेफिनेटली उसकी जो लेंथ है वो 9 होगी सबील। सिर्फ स्ट्रेचर जो है ना वो आपके पास 4.5 की वॉल है, उसके अलावा ये तीनों टाइप्स की जो वॉल्स हैं ना वो 9 की हैं। अच्छा, फ्लेमिश जो है ना ये टेम्प्ररी नॉर्मली यूज़ किया जाता है, टेम्प्ररी पर्पज़ के लिए, थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था बेसिकली इसकी 4th टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रिक्स का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कोशिश हमने ये की है कि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें हम कवर कर लें। तो आलमोस्ट हमने इसकी क्लासिफिकेशंस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी गुड क्वालिटीज़, इसके टेस्ट, फिर इसके स्टाइल्स, इन हर एक इम्पॉर्टेंट एरिया को आपने इसमें टच कर लिए, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड वीक था ब्रिक्स का, ओवरऑल हमारा 3rd वीक था, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, कोई क्लियर ना हो आपको कोई चीज़, तो अभी आप पूछ सकते हैं। कोई इशू हो। सलमान, ये सलीम का हाँ क्वेश्चन है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अच्छा, इसको हम डच बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। जो डबल बॉन्ड होता है नॉर्मली इसको हम डच बॉन्ड भी कहते हैं। उसमें आपके पास वॉल की थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, 9 से 18 की तरफ चली जाती है। मींस आपने डबल साइडेड वॉल्स बनानी होती हैं। शाहजेबा से गप लगे, हाँ। टीचिंग, यूर टीचिंग स्टाइल वाज परफेक्ट। तारीफ़ की यार, पुख्तों के मुँह वरते उचेरी लगई। अच्छा, कह रहे हैं कि अच्छा ये कौन कह रहे हैं दोबारा एक्सप्लेन करें 4th। अच्छा, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लेमिश बॉन्ड जो है, ये कुछ लड़के तो अभी आ रहे हैं यार। अच्छा, दोबारा मैं फ्लेमिश को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आपने एक ब्रिक जो है वो हेडर स्टाइल में लगानी होती है, दूसरी जो है आपने स्ट्रेचर स्टाइल में लगानी होती है, ठीक है। 1 बाय 1 ईंट डिफरेंट लगानी होती है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। शाजिब क्वेश्चन कहो, कैसे क्वेश्चन हुई। यार तारीफ़ खोजागा मनम और चिकम टीचर चिने इन दागे रुस्ता सोको की चेरा दागा टीचर मुंग सर ख्वारी का या सन सो और तारीफ़ उम्मा गई सही तो जो दागा टीचर पशांति नहीं उनची तासु तारीफ़ पे बस एफसोल है जुड़ शी। अच्छा, वो लास्ट एक क्वेश्चन था, कौन किसने किया था यार प्लास्टिक कंक्रीट के बारे में। जालिमान जवार पासे दो नौ कर दिया उस्ताद दपार में स्टडी को उस असो को किसने पूछा था प्लास्टिक कंक्रीट के बारे में। जीशान ने पूछा था। जीशान है प्रेजेंट है।
ज़ीशान प्रेजेंट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर वो नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलें फिर उसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। ठीक है, सलील कह रहे हैं हमें एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, लड़के तो थैंक यू मुझे कह रहे हैं यार। अच्छा, प्लास्टिक एग्रीगेट बेसिकली इसके दो पर्पज़ होते हैं, या प्लास्टिक कंक्रीट। अच्छा, एक प्लास्टिक एग्रीगेट होता है, एक प्लास्टिक कंक्रीट होती है। प्लास्टिक दोनों में फ़र्क ये है, प्लास्टिक कंक्रीट का ये मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कंक्रीट बनाई है, ठीक है, वो फ्रेश होती है, क्योंकि हमें कंक्रीट का पता है उसका सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स होता है। 30 मिनट के बाद वो सख्त होना, 30 मिनट के बाद कंक्रीट सख्त शुरू हो जाती है होना, ठीक है, तो उसको हम सेटिंग टाइम कहते हैं। तो जो ही आपने कंक्रीट बनाई, ठीक है, और उसकी कंडीशन इतनी फ्रेश है कि आप उसको जिस शेप में भी डालोगे वो इजीली हो जाएगी, तो इसको हम प्लास्टिक कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, उसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हो, उसकी मींस वर्केबिलिटी, अगर उसके अंदर आप काम करते हो, मींस एक उठा के दूसरी जगह ले जाते हो तो इजीली हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिक कंक्रीट। ठीक है, और अगर आप कहें प्लास्टिक एग्रीगेट को, तो प्लास्टिक एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि आपके पास ये रिसाइकल्ड होते हैं। मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, लाइक फ्लाई ऐश एक मटेरियल है जो कि कोयला जो होता है, ठीक है, कोयला जो होता है आपके पास, उससे ये निकलता है। ठीक है, एक ये मटेरियल होता है, एंड एक जो है आपके पास पॉलीथाइलीन उसको कहते हैं। ठीक है, जो ये शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, या आपके पास ये पेप्सी की बॉटल्स वगैरह होती हैं, इनके बनाने में वो यूज़ होता है। ठीक है, पॉलीथाइलीन उसको कहते हैं। तो इन दो मटेरियल्स को मिला के, ठीक है, उसके एक एग्रीगेट आपके पास बनता है, उसको हम प्लास्टिक एग्रीगेट कहते हैं। ठीक हो गया? सुदेश, क्या समझ में नहीं आया? मैं करता हूँ स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वन बाय वन में क्वेश्चन आंसर कर दूँ। सब्र करो, 5 मिनट की तरफ भाग रहे हो। सलमान, पहले लेक्चर को मैंने अपलोड किया था, सेकंड लेक्चर का वो मैंने किया अपलोड, लेकिन मसला है उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, तो वो जस्ट ऑडियो है। अच्छा, प्लास्टिक कंक्रीट कह रहे हो। प्लास्टिक कंक्रीट, या जब आप प्लास्टिक कंक्रीट, दूसरे वर्ड्स में आप फ्रेश कंक्रीट कह सकते हो। जब आपने कंक्रीट बनाई है, ठीक है, तो सेटिंग टाइम से पहले पहले जो उसकी कंडीशन होती है, मीन्स उसको आप कहीं पे भी डाल सकते हो, वर्केबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको हम प्लास्टिक कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट को प्लास्टिक कंक्रीट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंक्रीट के अंदर प्लास्टिक यूज़ किया गया। और जो दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई है प्लास्टिक एग्रीगेट के बारे में, तो उसका मकसद ये होता है कि वज़न कम करना होता है। नॉर्मली अगर आप कहते हो कि मैं कंक्रीट ठीक है यूज़ किए, तो मेरे पास बिल्डिंग का वज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंक्रीट का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक नई स्ट्रेटजी आती है, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, तो उसमें उसको हम कहते हैं लाइट वेट कंक्रीट। मींस आपने 2 सैंपल बनाए, एक फ्रेश कंक्रीट से बनाया है और एक ये प्लास्टिक एग्रीगेट से बनाया है, तो दोनों के वज़न में जो है वो काफ़ी फ़र्क होगा। ठीक है, जो प्लास्टिक से बनाया उसका वज़न कम होगा, इसको हम लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं, तो उस मकसद के लिए वो बनाया जाता है। ठीक है, टायर्स बहुत ज़्यादा हैं भाई, ये तो फैल साहब को तंग करना। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये ज़िया कह रहे 10 एंड 11 स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन करें। 10 एंड 11 में कौन कौन सी हैं यार? अच्छा, हेडर बॉन्ड का आप कह रहे हो। हेडर बॉन्ड बेसिकली जो होता है ना, जब आप वॉल जो है वो 9 इंचेस की बनाते हो और ईंटें इस स्टाइल से लगाते हो कि उनका जो हेड है, ठीक है, जो सबसे शॉर्टर फेस होता है सबसे, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ नज़र आता है। ठीक है, बाहर से आप देखते हो तो वॉल का आपको सिर्फ जो है वो शॉर्टर फेस नज़र आता है, तो इसको हम हेडर बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया? एंड इंग्लिश बॉन्ड जो है इसके बाद थर्ड। अच्छा, इसमें जो है आप वन लाइन जो है वो स्ट्रेचर बॉन्ड की ईंटों की लगाते हो, फिर उसके ऊपर दूसरी लाइन जो है वो हेडर बॉन्ड की लगाते हो, तो इसको हम बेसिकली इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं, इस स्टाइल को। नहीं, टोटली दोबारा तो फिर 1 घंटा लगाओगे इसके ऊपर। वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। आप क्लास में किस टाइम आए थे? पहले देख लो यार।
पहले हमने इसकी गुड क्वालिटीज़ के बारे में बात की है, ठीक है। देन इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, देन उसके बाद हमने इसके ऊपर जो टेस्ट होते हैं वो देखे हैं, ठीक है। पहले जो था वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ था, इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए। फिर उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन थी, ठीक है, हम इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन देखते हैं। देन उसके बाद इफ्लोरेंस थी, जिसमें हम साल्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एंड उसके बाद जो था वो डिफरेंट स्टाइल में आप इंटेक कैसे लगाते हो, इसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी 4 टाइप्स थी, स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश एंड फ्लेमिश, ठीक है। तो इसको हमने 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस किए। तो ये था आप लोगों का लेक्चर। उम्मीद है मोस्टली स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो समझ में आया कि नहीं? मैं अटेंडेंस लगा लूँ फिर लीव करो, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अटेंडेंस के बारे में मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इशू है। इस पर मुझे आप लोगों पे गुस्सा भी आया हुआ है और हंसी भी आई हुई है।